गोवा उच्च निदेशालय के ऑनलाइन शिक्षा प्रकल्प के तहत आज हम द्वितीय वर्ष कला के पाठ्यक्रम हिंदी साहित्य का आदि एवं मध्यकाल परिचयात्मक अध्ययन पर बात करेंगे। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत पहला विषय है आदिकाल का परिचयात्मक अध्ययन, जिसमें आज हम राजनीतिक परिवेश को देखेंगे। इस पूरे पाठ्यक्रम में आप जानेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल का नामकरण तथा सीमांकन, आदिकालीन राजनीतिक परिवेश का चित्रण, आदिकालीन राजनीतिक पराजय के कारण तथा संदर्भ ग्रंथ। अधिगम परिणाम। इस पूरे पाठ्यक्रम को जानने के बाद विद्यार्थी जान पाएंगे हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण को, आदिकाल के नामकरण को समझेंगे, आदिकालीन राजनीतिक परिवेश के समयकाल को जानेंगे, आदिकालीन विभिन्न राजशासनों का ज्ञान होगा तथा राजशासकों के पराजय के कारणों को जान पाएंगे। साहित्य के निर्माण में समकालीन परिस्थितियों का व्यापक योगदान होता है। आदिकालीन साहित्य भी उससे अपवाद नहीं है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक का साहित्य को अगर देखें तो हमें बहुत कुछ सिखाता है, जो हमें भविष्य का रास्ता दिखाने में उपयोग होता है। इसलिए घटित घटनाओं का इतिहास महत्वपूर्ण बन जाता है। साहित्य का इतिहास में घटना और मानव क्रियाओं के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया जाता है। युगबोध को अगर समझना है तो काल विभाजन की ओर ध्यान देना आवश्यक होता है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत काल विभाजन की सीमा को निर्धारित करना बड़ा मुश्किल है। फिर भी हिंदी साहित्य के काल विभाजन को हम मोटे रूप से 3 रूप में जानेंगे। आदिकाल, जिसका समय है सन 993 से सन 1318 तक, मध्यकाल सन 1318 से सन 1843 तक, आधुनिक काल सन 1843 ईस्वी से अब तक। इस पूरे हिंदी साहित्य के विभाजन को हम अलग अलग रूपों में देखते हैं। जैसे आदिकाल को सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य तथा रासो साहित्य में देख पाते हैं। मध्यकाल पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल के रूप में विभाजित किया गया है, जिसमें भक्तिकाल और ऋतिकाल देखने को मिलता है। आधुनिक काल में भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता आदि रूप में बांटा गया है। मोटे रूप से अगर हम देखें तो आदिकाल और मध्यकाल के विभाजन और नामकरण को हम इस प्रस्तुति में देख सकते हैं। आदिकाल में रासो काव्य, सिद्ध काव्य, नाथ काव्य, जैन काव्य, ये 4 काव्य साहित्य मिलते हैं। भक्तिकाल जो 13 से 18 से 1643 ईस्वी तक विभाजित है, इसमें 2 धाराएं हैं, निर्गुण काव्य और सगुण काव्य। यही निर्गुण काव्य संत काव्य और सूफी काव्य में बांटा गया है और सगुण काव्य राम काव्य तथा कृष्ण काव्य में विभाजित किया गया है। ऋतिकाल जो सन 1643 से 1843 ईस्वी तक माना जाता है, इसे 3 भागों में विभाजित किया है, ऋतिबद्ध काव्य, ऋतिमुक्त काव्य और ऋति सिद्ध काव्य। यहाँ हम देखेंगे कि आदिकाल का नामकरण और सीमांकन। किसी भी काल को समझना है तो समय के परिवेश को जानना आवश्यक होता है। इस दृष्टि से आदिकाल भी इससे अपवाद नहीं है। आदिकाल के नामकरण को लेकर काफ़ी विवाद हमें मिलते हैं। इस आदिकाल को आचार्य हजरत प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया। साहित्य की दृष्टि से यह काल अपभ्रंश काल का विकास का काल है और आगे बढ़ी हुई भाषा की सूचना देता है। इसी काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वीरगाथा काल कहते हैं। इस युग में राजाश्रित कवि और आश्रयदाता राजाओं की पराक्रम पूर्ण चरित्र गाथाओं का वर्णन मिलता है, जिन किताबों के आधार पर उन्होंने इस काल को नाम वीरगाथा काल नाम दिया है। इसी काल को डॉक्टर रामकुमार वर्मा चारण काल या संधि काल कहते हैं। चारण कवियों द्वारा लिखित काव्य तथा संधिकाल भाषा की ओर यह नाम संकेत करता है। इसी काल को सिद्ध सामंत युग के रूप में महापंडित राहुल संकृतायन नाम देते हैं, जहाँ काव्य की 2 प्रवृत्तियाँ मिलती है, सिद्धों की वाणी और आश्रयदाता राजाओं और प्रशांत सामंतों की प्रशंसा। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसी को विश्वपन काल कहते हैं। किसी भी काल को समझना है तो उसको परिवेश को भी हम जानते हैं। तो आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियों को अगर देखें तो पूरा आदिकालीन युग उथल पुथल का युग साबित हुआ है।
इस पूरे देश में संघर्ष का वातावरण बना रहा। आदिकाल की राजनीतिक प्रयोग में हर्षवर्धन की पतन के साथ शुरू होती हैं। ईसा की 7वीं 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी की राजनीतिक घटनाचक्र ने हिंदी साहित्य को भाषा और भाव दोनों से प्रभावित किया है। वर्धन साम्राज्य को भारत का अंतिम साम्राज्य माना जाता है। सन 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में केंद्रीय शासन का अंत प्राप्त होता है। इसके शासनकाल में देश सुख संपन्न था, देश का जीवन कल्याणकारी था, वैभवपूर्ण था। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद भारत का यह केंद्रीय शासन छिन्न भिन्न हो गया और भारत की ये केंद्रीय सत्ता छोटे छोटे राजवंशों में बढ़ गई। इसी कारण पूर्व भारत में पाल वंश, राजस्थान के गुज्जर प्रतिहारी वंश, महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट राजाओं का आपसी संघर्ष और राजसत्ता का विघटन हम आदिकाल में देख सकते हैं। यह केंद्रीय शासन या मध्य देश का जो क्षेत्र जो 8 केंद्रों में विभाजित हुआ वो इस प्रकार है। कश्मीर में कारकोर शासन, कन्नौज में प्रतिहारी शासन, अजमेर में दिल्ली के शाकंभरी चौहानों का शासन था, मालवा में परमाल वैश्य शासन, ग्वालियर बुंदेलखंड में चंदेलों का और गुजरात में सोलंकी वंश का शासन था। भारत में विभिन्न राजसत्ताओं जैसे काशी के गढ़वाल वंशी, चेरी के कलचुरियों, दक्षिण में चालुक्य वंशी आदि का आपसी संघर्ष चल रहा था। ये शासक आपस में लड़ बढ़कर अपनी शक्ति का ह्रास करते थे। एक प्रकार से ये पूरा काल राजनीतिक उलटफेर का काल रहा है। इसमें विभिन्न गोत्रीय क्षेत्रीय शासकों का शासन था, लेकिन इनमें परस्पर सद्भावना और एकता का अभाव हमें देखने को मिलता है। भारत के अंतिम सम्राट चौहान वंशीय पृथ्वीराज चौहान प्रभावशाली शासक रहे हैं, लेकिन आपसी झगड़ों में भारतीय शक्ति टूट फूट गई और पृथ्वीराज के मृत्यु के बाद एक प्रकार से रही सही आशा भी विलीन हो गई। अंतिम सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पराजय से पूरे देश में स्वाधीनता और स्वतंत्रता की पराजय मानी जा सकती है। इसी प्रकार धीरे धीरे पूरा उत्तर भारत विदेशी आक्रमणकारियों के अधीन होगा। इस पूरे राजनीतिक युग में नारी हरण, अधिकार लिप्सा, सीमावाद के युद्धों का वर्णन ही आदिकाल के इतिहास में हम देख सकते हैं। 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास को राजपूत काल कहते हैं। क्योंकि सारे राजा क्षत्रिय थे, इसलिए कुछ इतिहासकारों ने इसे सामंत युग नाम भी दिया है। वैसे देखा जाए तो हर्षवर्धन के समय से ही भारत पर विदेशी आक्रमण शुरू हो चुके थे। 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक भारतीय इतिहास में हम इन विदेशी आक्रमण का रूप देख सकते हैं। 7वीं शताब्दी में सीमाओं पर अरबी आक्रमण शुरू हो चुके थे। साम्राज्य विस्तार और इस्लाम धर्म का प्रचार इन विदेशी आक्रमणकारियों का प्रमुख उद्देश्य रहा है। भारत का पहला संपर्क अरबों से हुआ। 7वीं 8वीं शताब्दी में सिंधु प्रदेशों पर अरब आक्रमणों का उल्लेख इतिहास में मिलता है। सन 710-11 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण हो। सिंध का राजा दाहिर और उसके पुत्र युद्ध में हार गए, जिसका कारण था वहाँ के जाटों का राजा के व्यवहार के प्रति असंतुष्टि। इस प्रकार वैयक्तिक स्वार्थ के कारण हम देख सकते हैं कि पूरा देश विदेशियों के हाथ में चला गया। उसने असंख्य नर नारियों को मौत के घाट उतारा, मंदिरों को नष्ट किया तथा अमाप संपत्ति लूटकर चले गए। 300 वर्षों के बाद तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। ये तुर्क अरबों से भी खतरनाक साबित हुए। भारत में स्थायी रूप से रहना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना उनका प्रमुख उद्देश्य था। सुबुद्दीन पहला तुर्क था जिसने भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद उसके बेटे मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए। इनके आक्रमण भारत पर भयानक साबित हुए। इन्होंने पंजाब, कांगड़ा, मथुरा, कन्नौज, ग्वालियर, सौराष्ट्र पर चढ़ाई कर सोमनाथ मंदिर को लूटा। उस वक्त दक्षिण के चोल राजा राजेंद्र अपने राज्य विस्तार में लगे हुए थे। 11वीं शताब्दी में और 12वीं शताब्दी में दिल्ली में तोमर, अजमेर में चौहान और कन्नौज में गढ़वाल वंशों के शासन थे, जो अपने अपने सीमावाद में डूबे हुए थे। इसी युग में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारत पर 1175 ईस्वी में आक्रमण किया। दिल्ली के चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज चौहान उन्होंने उनका सामना किया, लेकिन
पृथ्वीराज चौहान आक्रमण के प्रति उतने सचेत नहीं थे। अतः 1192 ईस्वी में थानेश्वर के निकट तराई के युद्ध में पराजित होकर वे मारे गए। एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनकी पराजय हिंदू शासन का अंत था। इस पूरे राजनीतिक पराजय के कारण क्या थे, इसकी ओर देखते हुए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर केंद्रीय सत्ता का अभाव था और सामंती प्रथा के कारण राजनीतिक स्थिति में उथल पुथल हमें देखने को मिलती है। कई गोत्रीय क्षेत्रीय राजाओं के कारण ये उलटफेर या राजनीतिक शासन में अस्थिरता हमें देखने को मिलती है। इस युग में मंडलों पर आधारित शासन व्यवस्था थी। जनता इस शासकों के जो स्थानीय थे उनके मुँह देखा करती थी और संपूर्ण देश के हित की तरफ देखने का किसी पर ध्यान नहीं गया, जिसके कारण सैनिक शक्ति क्षीण होती चली गई और राज्य बढ़ गया। एक रूपता और संगठन जो भारत का था वो खो बैठा। देशभक्ति भावना इस युग में आपको कहीं दिखाई नहीं देती। शौर्य प्रदर्शन, राजकुमारी का अपहरण, मनोरंजन आदि मिथ्या रूपों में यह पूरा शासनकाल डूबा हुआ हमें दिखने को मिल जाता है। प्रांतीयता, स्थानीयता की प्रबल भावना और संघ शक्ति का अभाव ये भी कारण था कि इस युग में राजनीतिक पराजय को हमें स्वीकारना पड़ा। स्वार्थी, आपसी फूट कलह, विलासिता, जातीय मिथ्याभिमान आदि अन्य कारण भी थे जिन्होंने भारत की एकता को छिन्न भिन्न कर दिया। यहाँ कह सकते हैं कि 14 शताब्दी तक आते आते पूरा उत्तर भारत विदेशियों के हाथों चला गया। राजनीतिक दृष्टि से ये पतन का काल कहलाता है, जिसके स्वरूप विदेशी मुसलमानकारियों के आक्रमण के हाथों पूरा भारत चला गया। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूरा देश में स्वाधीनता और स्वतंत्रता की ये पराजय थी, जो आदिकालीन स्थिति में हम देख सकते हैं। इस पूरे प्रस्तुति में हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ डॉक्टर शिव कुमार शर्मा की किताब हम देख सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास भी देख सकते हैं तथा डॉक्टर रामसरजन पांडे की हिंदी साहित्य के इतिहास संदर्भ ग्रंथ का भी उल्लेख इसमें किया गया है। धन्यवाद।